वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम जो संघीय कार्यपालिका है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो संघीय कार्यपालिका में सबसे बड़ा पद आता है वो राष्ट्रपति का आता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव है वो किस तरीके से होता है और इसका प्रावधान कौन से आर्टिकल में वो हम यहाँ पे देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में यह उपबंध है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। इस प्रकार संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद व भारत का महान्यायवादी शामिल होते हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि संघीय कार्यपालिका है वो किन किन से मिलकर बनती है। तो इसमें देश के जो है राष्ट्रपति रहेंगे, उपराष्ट्रपति रहेंगे, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और इसके साथ साथ जो है भारत का महान्यायवादी है वो इसमें शामिल होते हैं। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा और प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान। भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा गया है। ये आपके इम्पोर्टेंट है। इसमें जो भारतीय संघ में कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा गया है। भारत में ब्रिटेन जैसी संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है जिसके अंतर्गत कार्यपालिका का एक वैधानिक प्रधान होता है, यानी संविधान के अनुसार किसे प्रधान बताया गया है वो, और दूसरी तरफ है वास्तविक प्रधान होता है। तो भारतीय राष्ट्रपति है, उसका जो भारतीय राष्ट्रपति है वो अपने यहाँ पे वैधानिक प्रधान है, और जो वास्तविक रूप से प्रधान है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। और भारतीय संघ में उसकी स्थिति ब्रिटिश सम्राट की जैसी होती है, यानी जैसे ब्रिटेन में सम्राट की पोजीशन होती है एज इट वैसी की वैसी पोजीशन है वो भारत में राष्ट्रपति की होती है। अब किसी भी कैंडिडेट को भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उसमें कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, तो वो निम्न है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी मिनिमम एज है वो 35 होनी चाहिए, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो इसके अतिरिक्त कोई ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय सरकार के अंतर्गत पदाधिकारी हो या लाभ का पद धारण किए हो तो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं हो सकता। यानी जब कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में होता है, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो या फिर स्थानीय सरकारों की हो, तो यदि वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है तो उसको पहले अपने पद से त्यागपत्र है वो देना पड़ेगा। इसके साथ साथ राष्ट्रपति भारतीय संसद अथवा राज्य विधानमंडल का किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि होता भी है कोई व्यक्ति तो उसे बाद में अपने उसकी जो सदस्यता है, चाहे वो लोकसभा की हो, चाहे राज्यसभा की हो या फिर किसी विधानसभा की हो, तो वो छोड़नी पड़ती है। अब हम देखते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव है वो किस तरीके से होता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया है और यह चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। यह पद्धति इस प्रकार है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन यानी राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अपने यहाँ पे उसमें जनता है वो सीधे पार्टिसिपेट नहीं करती है, तो इसलिए इसको हम अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं, क्योंकि जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो सब के सब मिलकर जो है राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। अब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होंगे, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, इट मीन्स कि मनोनीत सदस्य हैं, दो तो लोकसभा के अंदर और जो 12 है राज्यसभा के अंदर, तो वो इसके अंदर भाग नहीं लेंगे। इसी तरीके से राज्य की विधानसभाओं में जो मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। राज्य विधानसभा तथा 70वें संवैधानिक संशोधन 1992 के अनुसार संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। अब हम देखेंगे एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है। संसद तथा राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष मत पद्धति के अनुसार होगा जिसे एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहा जाता है। इस चुनाव में मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होता है और चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार के लिए न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक होता है। न्यूनतम कोटा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित सूत्र है वो अपनाया जाता है कि दिए गए वैध मतों की संख्या, कितने वैलिड वोट हैं वो, और फिर उसको निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या से डिवाइड किया जाएगा और बाद में उसको जो है 1000 से डिवाइड किया जाएगा। तो ये इसका जो न्यूनतम कोटे का फॉर्मूला है।
अब हम राष्ट्रपति को पद से है वो किस तरीके से हटा सकते हैं। महाभियोग। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है, किंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किए जाने पर संविधान में दी गई पद्धति के अनुसार उस पर महाभियोग लगाकर उसे पदच्युत किया जा सकता है। उस पर अभियोग लगाने का अधिकार भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को प्राप्त है, यानी राज्यसभा के सदस्य भी लगा सकते हैं और लोकसभा की भी। अभियोग चलाने की अनुमति के लिए अभियोग चलाने वाले सदन की समस्त संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं। यानी चाहे वो लोकसभा के सदस्य हैं तो फिर लोकसभा के 1/4 सदस्यों के सिग्नेचर होने चाहिए। यदि वो प्रस्ताव राज्यसभा के सदस्यों से लाया गया है तो वहाँ के जो 1/4 सदस्यों का सिग्नेचर उस पर होने आवश्यक है। सदन में प्रस्ताव प्राप्त होने के 14 दिन बाद अभियोग लगाने वाले सदन में उस पर विचार किया जाएगा, और यदि अभियोग का प्रस्ताव सदन की कुल संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा स्वीकृत हो जाए तो उसके उपरांत प्रस्ताव द्वितीय सदन को भेजा जाता है। दूसरा सदन इन अभियोगों की या तो स्वयं जांच करेगा या इस कार्य के लिए विशेष समिति नियुक्त करेगा। यदि इस सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाते हैं और दूसरा सदन भी अपने कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, तो इसके बाद राष्ट्रपति को अपने पद से है वो त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होता है, लेकिन राष्ट्रपति को उसके समय से पहले है वो महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। ये जो प्रक्रिया है काफ़ी जटिल होती है, तो इसको भारत में है जो अभी तक अपनाया नहीं गया है। एक बार लाया जा चुका है प्रस्ताव, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो आज के वीडियो में इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।